हेलो गाइस, कैसे हैं आप? सो माय नेम इज सी ए विवेक धर्मशी और आज हम ये जो वीडियो बना रहे हैं ये है लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रेगुलेशंस 2015, जिसे हम नॉर्मली LODR शॉर्ट में हम उसे कहते हैं LODR 2015। अब ये जो चैप्टर है ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सिर्फ ना ही आपके एकेडमिक पर्सपेक्टिव से, लेकिन अगर आप एज ए कंप्लायंस ऑफिसर फ्यूचर में बनते हो या स्टॉक एक्सचेंज के एंटिटी में काम करते हो या आप कहीं सेबी या कोई ऐसे लीगल जो फील्ड्स हैं उसमें अगर आप काम करते हो तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स एंड रेगुलेशंस जो हमारा 2015 में आया था, उसके बाद भी ये अमेंड हुआ है। देयर हैव बीन अमेंडमेंट्स, मेजर 2 बार अमेंडमेंट्स हुए हैं। तो अब ये चैप्टर क्या है, कैसे होगा, इसका फ्लो क्या होगा, आइए हम अच्छी तरह से देखते हैं। पहले आप समझ लीजिए कि इस चैप्टर को मैं कैसे सिखाने वाला हूं। तो सबसे पहली चीज, बिफोर वी स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन, आप ये समझ लीजिए कि ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है LODR, इसे हम 7 पार्ट्स में करेंगे। यस, अगर मैं आपको प्रॉपरली बता दूं, इसे हम 7 पार्ट्स में करने वाले हैं। ये पूरा चैप्टर पर मैं 7 वीडियोस बनाऊंगा। कितने? 7 वीडियोस। अब ये 7 वीडियोस जो है ये कैसे रहेंगे, थोड़ा अगर आप पहले ये समझ लें जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो पहले 4 वीडियोस जो हैं वो पूरा पूरा हार्डकोर चैप्टर पे रहेगा। पहले 4 वीडियोस जो है वो हम लोग पूरा चैप्टर पे बनाएंगे। पूरे चैप्टर को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो मैं 4 वीडियोस उस पर बनाऊंगा, उस पर आपकी 4 वीडियोस रहेंगे। जो 2 वीडियोस हैं वो रिवीजन वीडियोस हैं, रिवीजन करेंगे हम उसका। अब ये रिवीजन कैसा होगा, मेरे पास 2 एंगल से इसको रिवाइज करने का तरीका है। सो देयर आर 2 वेज इन विच आई कैन रिवाइज दिस द होल चैप्टर। तो अगर किसी को इस चैप्टर की आइडिया है थोड़ी सी और आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो इसमें बहुत सारे रेगुलेशंस हैं। मैं उन सभी रेगुलेशंस को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, प्रायर इंटीमेशन एंड पोस्ट इंटीमेशन। मतलब होने से पहले कुछ जगहों पर बताना है और होने के बाद बताना है। तो मैं एक रिवीजन वीडियो में सारे रेगुलेशंस को प्रायर और पोस्ट में डिवाइड कर दूंगा और ऐसा आपको लर्न करवाऊंगा। और एक रिवीजन वीडियो मैंने एक ऐसा बनाया है कि इसमें कुछ रेगुलेशंस ऐसे हैं जहां पर सिर्फ 1 टाइम बताना है, कुछ ऐसे हैं जहां पर आपको क्वार्टरली बताना है, कुछ ऐसे हैं जो आपको हाफ ईयरली बताना है, कुछ ऐसे हैं जो आपको एनुअली बताना है, कुछ ऐसे हैं जो इवेंट बेस्ड है, हो तो बताइए, ना हो तो ना बताइए। तो ऐसे 2 रिवीजन वीडियोस, आप समझ रहे हैं, ये 2 पर्सपेक्टिव से मैं आपको ये पूरा चैप्टर फिर से रिवाइज कराऊंगा। मतलब आप समझ रहे हैं, आपको आपके भेजे में जा रहा है कि 4 वीडियोस जो रहेंगे वो पूरे के पूरे आपके चैप्टर पर रहेंगे। जो 2 वीडियोस रहेंगे वो उसको हम रिवाइज करेंगे, पूरे चैप्टर को रिवाइज करेंगे। लेकिन रिवाइज कैसे करेंगे, उसको 2 पार्ट में रिवाइज करेंगे, या रादर मैं बोलूंगा 2 पर्सपेक्टिव में रिवाइज करेंगे। एक बार पूरा चैप्टर हम प्रायर और पोस्ट के हिसाब से रिवाइज करेंगे, जब आप वो पार्ट को देखोगे तो आपको समझ में आएगा। और एक बार हम ये चैप्टर को कैसे रिवाइज करेंगे, जो 1 टाइम है, क्वार्टरली है, हाफ ईयरली है, या एनुअली है, या इवेंट बेस्ड इंटीमेशन है, उसके हिसाब से करेंगे। और आखिर में मैं एक वीडियो बनाऊंगा और वो जो वीडियो रहेगा वो अमेंडमेंट्स का वीडियो रहेगा। सर ये अमेंडमेंट्स कहां तक रहेंगे? ये अमेंडमेंट्स आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूं 10 जून 20, यहां तक सारे अमेंडमेंट्स में कवर करने वाला हूं। क्लियर है? तो आप कहेंगे सर जब आप ये 4 वीडियोस बना रहे होंगे क्या इसके अंदर वो अमेंडमेंट्स नहीं आएंगे? नहीं, इसके अंदर वो अमेंडमेंट्स नहीं है। तो सर आप ये जो अमेंडमेंट वाला पार्ट है इस 4 वीडियो के साथ ही क्लब कर क्यों नहीं बनाते? देखिए, अमेंडमेंट जो ऐसा है वो है एडिशनल डिस्क्लोजर्स या एडिशनल कंप्लायंसेस। कोई ऐसी चीज नहीं है कि भैया डिलीट हो गई और उसके जगह पे अब कुछ दूसरा आ गया। और ज्यादा डिस्क्लोजर्स के बारे में बताया गया है, और ज्यादा ऑब्लिगेशंस के बारे में जो है वो आपको कंप्लाई करना है।
और इसीलिए ये जरूरी है कि पहले जो एलओडीआर रेगुलेशन जैसे आए थे आप वैसे समझें, और फिर आप देखें कि उसमें और एडिशनल क्या डिस्क्लोजर्स या और एडिशनल क्या ऑब्लिगेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। आई बात समझ में? तो ये जो 4 वीडियोस जो मैं बना रहा हूं उसमें अमेंडमेंट्स नहीं रहेंगे, लेकिन एक अलग से अमेंडमेंट वीडियो रहेगा। तो इसका मतलब अगर आपको इस चैप्टर को अच्छी तरह से देखना है तो आपको ये 7 के 7 पार्ट्स को देखना पड़ेगा। हाँ, आपको अगर पहले 4 वीडियोस और डायरेक्ट अमेंडमेंट वीडियो देखना है आप कर सकते हो। आपको लगता है जहां मेरे को रिवाइज नहीं करना है तो वो रिविजन वीडियोस आप मत देखिए। बट जब आप एक्चुअल में वो रिवीजन वीडियोस जो 2 देखेंगे, जो मैं पूरे चैप्टर को 2 अलग पर्सपेक्टिव से रिवाइज करूंगा, तो आपको बहुत सारी चीजों के बारे में आइडिया आएगा, क्योंकि हर एक रेगुलेशन को हमने एक अलग पर्सपेक्टिव, एक अलग एंगल से डिवाइड कर कर हम पूरा रिवाइज करेंगे। सो यहां तक आपको ये क्लियर हो गया कि 7 वीडियोस देखना है और उसके बाद ही आपका एलओडीआर एक अलग लेवल पर चला जाएगा। श्योर अबाउट दिस? पक्का एवरीबॉडी? तो क्या मैं शुरू करूं? अब थोड़ा समझिए, बेसिक से हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मुझे बताइए, आपको बेसिक सा पता है देयर आर 2 स्टॉक एक्सचेंज, राइट? एक आपका है एनएसई और दूसरा है बीएसई, ठीक है? और समझ लीजिए कि आपकी एक कंपनी है जो 10 साल से मार्केट में है। अब आपको फंड्स रेज चाहिए, आपको पैसों की जरूरत है। यू वांट टू रेज फंड्स। लेकिन गाइज आप समझ रहे हैं, आपके शेयर्स को सब्सक्राइब तभी करेगी पब्लिक जब आपके शेयर्स कंपनी के क्या हो? लिस्टेड हो। क्या हो? लिस्टेड हो। लिस्टेड क्यों होना है? बिकॉज अगर आपके शेयर्स एनएससी या बीएससी पे लिस्टेड रहे तो गाइस शेयर होल्डर्स को मिलती है लिक्विडिटी। सर लिक्विडिटी का मतलब? लिक्विडिटी का मतलब है वो अपने शेयर्स को फिर कभी भी बाय कर सकते हैं, कभी भी सेल कर सकते हैं। बताइए, अगर मेरी कंपनी है, इट्स एन अनलिस्टेड कंपनी, और मैं अगर मेरे शेयर्स आपको ऑफर करूं तो आप नहीं लेंगे। आप कहेंगे सर ये लिस्टेड ही नहीं है, कल जाकर अगर हमें बेचना है तो हम किधर बेचें? आप समझ रहे हो, दिक्कत आती है। लेकिन एक लिस्टेड कंपनी के शेयर्स आसानी से बिक जाते हैं, बिकॉज सबको पता है कल जाकर अगर मुझे पैसों की जरूरत पड़ी तो मैं इन शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज पर बेचकर पैसे बना सकता हूं। इसीलिए हर कंपनी अपने शेयर्स को चाहती है कि वो लिस्ट हो। आई बात सबको समझ में? एवरीबॉडी? तो अब अगर एक कंपनी है, ध्यान से देखना है, अब अगर एक कंपनी है जिसको लेट अस से फॉर एग्जांपल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर अपने शेयर्स को लिस्ट करवाना है, उसे अपने शेयर्स की लिस्टिंग करनी है। किधर करनी है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर उसको अपने शेयर्स की लिस्टिंग करनी है। तो जब एक कंपनी एक स्टॉक एक्सचेंज के साथ लिस्ट करती है तो उसे एक लिस्टिंग एग्रीमेंट को साइन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? एक लिस्टिंग एग्रीमेंट को साइन करना पड़ता है। अब आप कहेंगे सर ये लिस्टिंग एग्रीमेंट क्या होता है? आप ये समझ लीजिए कि लिस्टिंग एग्रीमेंट इस पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज के एक तरह से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे जो हर एक कंपनी जो भी लिस्ट होना चाहती है उसे कंप्लाई करना पड़ेगा। जरा सोचिए, मैं बेसिक से आपको आइडिया देता हूं। अगर आपने अपने प्रोडक्ट्स को अमेजोन पे लिस्ट करवाया, राइट? आप अपने प्रोडक्ट्स को अमेजोन पे बेचना चाहते हैं या फ्लिपकार्ट पर बेचना चाहते हैं, तो आप जब अकाउंट बनाओगे तो मुझे बताइए वो ऑनलाइन आपसे वो एक लेता है या नहीं कि आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशंस, और आपको वहां पे टिक करना पड़ता है, यस और नो? जब आप बैंक अकाउंट खोलते हो तो आपको वो एक कुछ जगह पर साइन करना पड़ता है। जब आप एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो तो आपको कुछ जगह पर साइन करना पड़ता है। जब आप डीमैट अकाउंट ओपन करते हो तो आपको कुछ जगह पे साइन करना होता है। जब हम कोई भी ऐसी कंपनियों के साथ डील करते हैं, मुझे बताइए उनके कुछ रूल्स होते हैं या नहीं होते, रेगुलेशंस होते हैं या नहीं होते, और उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को कंप्लाई करना जरूरी है। तभी वो कंपनी को अपने प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होने की परमिशन देंगे। अगर आप कहेंगे कि नहीं मुझे लिस्ट नहीं होना, मैं नहीं साइन करूंगा, तो फिर वो आपको लिस्ट ही नहीं होने देंगे। आई बात समझ में सबको? श्योर अबाउट दिस? तो इतना समझना है। अगर आप ध्यान से देखें, मैं एक एक सेंटेंस में खत्म कर दूं,
A company seeking listing of their securities on the stock exchange is required to enter into a formal listing agreement with the stock exchange. एक एग्रीमेंट होता है, आपको वो साइन करना है और उसी के बाद वो स्टॉक एक्सचेंज आपको उसके प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करने देगा। क्लियर है? लिस्ट क्यों करना है मैंने बताया, इट प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू द सिक्योरिटीज। आप जब चाहे तब उन शेयर्स को बेच सकते हैं, उन शेयर्स को खरीद सकते हैं। सो एक आपको एक बेनिफिट मिलता है लिक्विडिटी का। तो आप कहेंगे सर ठीक है, ये तो समझ गया कि हमें लिस्टिंग एग्रीमेंट को साइन करना है, और लिस्टिंग एग्रीमेंट एक स्टॉक एक्सचेंज का क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? सर मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है। क्या आइडिया आ रहा है बेटा? सर मैं ऐसा सोच रहा हूं, लिस्टिंग एग्रीमेंट को साइन कर लेते हैं, अपने शेयर्स को लिस्ट करवा देते हैं, और लिस्ट हो जाने के बाद हम उस एग्रीमेंट को फॉलो ही नहीं करेंगे। हाँ, तो फिर ये जो है आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, बिकॉज ऐसी कंपनीज जो कंप्लाई ही नहीं करती विद द प्रोविजंस ऑफ लिस्टिंग एग्रीमेंट कैन बी सस्पेंडेड फ्रॉम ट्रेडिंग। अच्छा, मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्रीमेंट को साइन किया और अब मेरे शेयर्स लिस्ट हो गए, एंड इफ नो कंप्लायंस इज देयर फ्रॉम माय साइड, अगर मैं कंप्लायंस नहीं करता तो भैया आपके शेयर को डीलिस्ट भी किया जा सकता है, कुछ एक्सटेंट तक आपके शेयर्स को सस्पेंड भी किया जा सकता है। देखिए, सस्पेंशन का मतलब डीलिस्ट नहीं होता, सस्पेंशन का मतलब एक टेम्पररी वो आपके शेयर्स पर ट्रेडिंग बंद कर देते हैं, लेकिन बहुत एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस में दे कैन ऑल्सो गो फॉर डीलिस्टिंग। अगर आपको डीलिस्टिंग के बारे में जानना है तो डीलिस्टिंग पर हमने पहले ही वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। 2 पार्ट्स में पूरा डीलिस्टिंग चैप्टर हमने कवर किया है, तो आप चाहें तो हमारे डीलिस्टिंग सेबी डीलिस्टिंग रेगुलेशंस जो है उसको भी देख सकते हैं। तो डीलिस्ट जो है आप एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस में करते हैं, और अगर आप कंप्लाई नहीं करते तो फिर ऑब्वियसली पहले तो टेम्पररी सस्पेंशन आएगा। तो ये इतना समझना है कि सेबी ने कुछ क्वांटिटेटिव कुछ क्वालिटेटिव रूल्स बनाए हैं जो कंटिन्यूसली जो भी व्यक्ति है उसे कंप्लाई करना है, जिससे उसकी लिस्टिंग में कोई रोक ना हो। क्लियर? श्योर अबाउट दिस? तो अब आप कहेंगे सर ये समझ गया है, मुझे आइडिया आ गया कि ओके आप क्या कहना चाह रहे हो, लेकिन अब मुझे बताइए चैप्टर का जो नाम है LODR, ये कहां पर आया, ये क्यों आया? तो अब आप ध्यान से देखिए, दिक्कत इस चैप्टर की ये थी, ये LODR रेगुलेशन आने का मोटिव था ये 2 ऑब्जेक्टिव जो आपके सामने हैं, ये 2 ऑब्जेक्टिव जो आपके सामने हैं। पहले LODR इसीलिए आया कि वो एक अच्छी तरह से एक लिस्टिंग एग्रीमेंट के सब क्लॉजेस बराबर से बना लें इन टैंडम विद कंपनीज एक्ट। यहां पर हमें फोकस करना है वर्ड अलाइन पर, क्योंकि बहुत बार होता ऐसा है या होता था पहले कि कंपनीज एक्ट 2013 कुछ और कह रही है, LODR कुछ और कह रहा है। अब कंपनी है तो उसे कंपनीज एक्ट तो फॉलो करना है, और अगर वो लिस्ट हो जाता है तो उसे जो लिस्टिंग एग्रीमेंट में जो कंडीशंस होती थी पहले उसको वो फॉलो करना है। अब दोनों अगर अलग बताएगा तो बताइए कंपनी फॉलो कैसे करे? तो अब LODR रेगुलेशंस आने का मोटिव ये था कि अब हम अलाइन कर ले मतलब लिस्टिंग एग्रीमेंट के जो क्लॉजेस हैं उन सब क्लॉजेस को एक तरह से कंपनीज एक्ट के साथ हम सिंक में लाएं, जितना पॉसिबल है उतना उसे सिंक में लाया जाए, जिससे कंपनी आसानी से कंपनीज एक्ट को भी कंप्लाई करे और आपके लिस्टिंग एग्रीमेंट को भी कंप्लाई कर ले। क्या ये आपको पहले क्लियर हो रहा है क्या दिक्कत आ रही थी? श्योर अबाउट दिस? दूसरा क्या दिक्कत हो रहा था थोड़ा समझिए। दूसरी ये दिक्कत हो रही थी, लेट अस से फॉर एग्जांपल ABC लिमिटेड एक कंपनी है और उसे अपने शेयर्स को NSE पे भी लिस्ट करना है और BSE पे भी लिस्ट करना है, उसे दोनों ही जगहों पर अपने शेयर्स को लिस्ट करना है। अब होता ऐसा था जब ABC लिमिटेड NSE के साथ डील करती थी तो उससे एक लिस्टिंग एग्रीमेंट को साइन करना पड़ता था। अब आप कहेंगे सर इसमें क्या नया है, आपने अभी तो बताया।
तुम सुन तो लो। अब एबीसी लिमिटेड जब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पास जाती है तो उसे भी वहां पर एक लिस्टिंग एग्रीमेंट साइन करना पड़ता था। सर आपने ये पहले भी तो बताया। अब दिक्कत ये हो रही थी गाइस, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का लिस्टिंग एग्रीमेंट और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का लिस्टिंग एग्रीमेंट वाज डिफरेंट। ओके सर क्या बात कर रहे हो? यस, सबका अलग अलग फॉर्मेट है, सबका अलग अलग फॉर्मेट है, सबके कुछ रूल्स जो हैं वो अलग हैं, सबके टाइमलाइंस जो है वो अलग है। तो ये कैसे होगा? कंपनी कितने कितने अलग अलग फॉर्मेट्स पे फाइल करेगी, अलग अलग तरीकों से फाइल करेगी, अलग अलग डेडलाइंस को कंप्लाई करेगी, सबका अपना अपना अलग चल रहा है। तो सिंपल सा सेबी ने कह दिया बस हो गया, ये सब हटाओ और अब एक ही काम है, एक ही चीज करनी है। एक सिंपल, क्या करना है? एक सिंपल सा जो आपका डॉक्यूमेंट है, एक वेरी सिंपल लिस्टिंग एग्रीमेंट बनाना है और वो जो लिस्टिंग एग्रीमेंट रहेगा अब वो सबके लिए सेम रहेगा। तो आपने फॉर्मेट सेम कर दिया, रूल सेम कर दिए, डेडलाइन सेम कर दी, फीस सेम कर दी और एक कंपनी को लिस्ट करने के लिए जो प्रोसीजर होती है, जो पहले बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती थी, अब वो बहुत सिंपल कर दी। आई बात समझ में? अच्छा, दूसरा भी इसमें और क्या दिक्कत आती थी अगर आपको मैं और इन डेप्थ बताऊं। पहले ऐसा होता था कि अगर आपको शेयर्स लिस्ट करना है, आपको जो है शेयर्स लिस्ट करना है तो देयर इज समथिंग डिफरेंट। डिबेंचर्स लिस्ट करना है तो देयर इज समथिंग डिफरेंट। तो बहुत दिक्कतें हो रही थी, इसीलिए सेकंड क्या बोला, लेट अस कंसोलिडेट। द फोकस जो वर्ड पे रहना चाहिए वो होना चाहिए कंसोलिडेट। सब कंडीशंस को एक जगह पे लाया जाए, हर एग्रीमेंट को एक सिंगल रेगुलेशन के अंदर डिफाइन कर देना चाहिए। क्लियर है? इसीलिए एलओडीआर का आना जरूरी था। पहला मैंने आपको बताया कंपनीज एक्ट से एकदम अलग चलता था, कुदर कुछ और, जितना हो सका उसे अलाइन किया। और सेकंड, हर स्टॉक एक्सचेंज के जो एग्रीमेंट्स थे उसका फॉर्मेट, उसकी प्रोसीजर, उसके रूल्स, उसकी डेडलाइंस अलग होती थी। अब वो सब अलाइन कर एक सिंगल सिंपल बेसिक फॉर्मेट बना दिया। तो अब दिक्कत ही नहीं रही, कोई भी लिस्टेड को अगर आना है, रजिस्टर करना है, अपने शेयर्स या डिबेंचर्स को लिस्ट करना है तो बहुत आसानी से हो जाएगा। बताइए क्या अब आपको एकदम क्लियर हो गया 15 मिनट में कि एलओडीआर होता क्या है? अब 2 मिनट हम इसके बैकग्राउंड में चले जाते हैं। ध्यान से देखिए, इन द ईयर 2014 सेबी ने एक ड्राफ्ट बनाया था कि देखो हम ऐसा ऐसा कुछ ला रहे हैं जो सबके लिए इजी होगा, और पब्लिक कमेंट्स के लिए इनवाइट किया कि भैया जो इंडस्ट्री लीडर्स हैं आप अपने कमेंट्स दीजिए, क्या सही हो रहा है, आपको क्या लगता है इसमें क्या चेंजेस लाने चाहिए। और सबकी सुनने के बाद सेबी ने आखिर में नोटिफाई कर दिया लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशन 2015, और ये आया है ऑन सितंबर 2, 2015। तो याद रखना है हमारा जो एलओडीआर 2015 है वो कब आया है? 2 सितंबर 2015 को आया है। श्योर अबाउट दिस। और मैंने पहले बता दिया इसका एम क्या था। इसका एम था टू कंसोलिडेट ऑल द प्रोविजंस इन वेरियस डिफरेंट लिस्टिंग एग्रीमेंट्स। फिर वो इक्विटी हो या फिर वो एसएमई स्टॉक एक्सचेंज हो या वो इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स हो या वो डेट सिक्योरिटीज हो या वो सिक्योरिटीज डेट हो, ये सबको एक सिंगल रेगुलेशन में कंसोलिडेट कर दिया, अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया। रूल कहता है जब ये 2 सितंबर को आया तो उन्होंने कहा यू हैव टू कंप्लाई इट विद इन 90 डेज। और अगर आप देखेंगे तो 2 सितंबर से 90 डेज मतलब सबको कंपलसरी 1 दिसंबर 2015 से उसे कंप्लाई करना था। तो याद रखना है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। एलओडीआर आया 2 सितंबर को, लेकिन 90 डेज का समय दिया था कि भैया वो इफेक्टिव डेट जो होगा उसका 1 दिसंबर होगा, बट नोटिफाई जो है वो 2 सितंबर को ही हो चुका था। क्लियर है?
अब ये जो पूरा एलओडीआर रेगुलेशन है, इनमें से सिर्फ दो प्रोविजंस को इमीडिएट इफेक्ट दिया गया था। इमीडिएट इफेक्ट मतलब 2 सितंबर को ही कंप्लाई करना है, और वो जो दो हैं वो है रेगुलेशन 23 एंड रेगुलेशन 31A। ये जब आएगा, हम आगे जब वीडियो में करेंगे तो हम उसको देखेंगे ये क्या है। तो इतना समझ लीजिए, एक है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के रिलेटेड और एक प्रमोटर के रिक्लासिफिकेशन के रिलेटेड है। तो ये जो दो रेगुलेशन है, नंबर देख लीजिए 23 एंड 31A, ये आगे आने वाला है, मैं आपको सिखाऊंगा। ये दो प्रोविजंस को इमीडिएट इफेक्ट देना था। इमीडिएट मतलब 2 सितंबर से। और सर बाकी सब रेगुलेशंस को भैया आपको देना है तो दो, वरना वो कंपलसरी विद इफेक्ट आ जाएगा 1 दिसंबर से। सो 90 डेज का समय आपको दिया था। श्योर, पक्का। सो इसीलिए विद द एलओडीआर रेगुलेशन आज जो करंट लिस्टिंग एग्रीमेंट है, अब वो बहुत सिंपल है, वो बहुत शॉर्ट है, वो सबके लिए इजी बन चुका है। प्रोसेस जो पहले बहुत कॉम्प्लेक्स थी, आज वो बहुत इजी हो चुकी है। क्लियर, श्योर अबाउट दिस। तो बैकग्राउंड में आपको समझ में आया कि ये कब आया, नोटिफाई कब हुआ, विद इफेक्ट कब आया, कितना समय दिया, कौन से ऐसे प्रोविजंस थे जो इमीडिएट इफेक्ट लेने वाले थे। अब थोड़ा समझिए, जब ये न्यू रेगुलेशंस आए तो बहुत अच्छी बात थी कि दे हैड अ ग्रेटर स्टैट्यूटरी फोर्स। ग्रेटर स्टैट्यूटरी फोर्स का मतलब गाइस थोड़ा सा स्ट्रिक्टर इन सेंस था। ये जो पहले जो था और एलओडीआर आने के बाद थोड़ा सा है ना बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है। एलओडीआर ने थोड़ा सा सबको एकदम अपन बोलते हैं ना ऑन योर टोज ऐसा रखा है। और क्योंकि आपको मालूम है हर चीज में इसमें अगर आपने कोई भी वॉयलेशन किया तो भर भर के पेनल्टी है। और एक अपने एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर लिस्टिंग एग्रीमेंट का वॉयलेशन किया तो हमारी जो SCRA एक्ट है उसमें जो सेक्शन 23E है, अच्छा SCRA एक्ट पर भी हमने वीडियो बनाया है, वो भी यूट्यूब पे अपलोडेड है, आप प्लीज उसका बेनिफिट लीजिए। तो SCRA एक्ट का जो सेक्शन 23A है, आप उसमें अगर जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा भैया कुछ जगहों पर 25 करोड़ तक की पेनल्टी है। अब मुझे जरा बताइए, क्या कोई रिस्क लेगा एग्रीमेंट के कोई रूल्स को ना फॉलो कर और 25 करोड़ रुपए भरकर? तो ये बहुत ज्यादा दिक्कत का काम आ जाएगा। तो ऐसा ऑब्वियसली कोई नहीं करता और सब लोग कंप्लाई करेंगे। इसलिए मैंने कहा इट हैज अ ग्रेटर स्टैट्यूटरी फोर्स। इसका मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा पावरफुल बनाया गया है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट बनाया गया है, और इसको तोड़ने से पहले इंसान 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, 10 बार सोचेगा। श्योर अबाउट दिस। अब 2 मिनट समझिए, अगर मैं कंपनीज एक्ट की बात करूं, दैट इज सेक्शन 2 क्लॉज 52, तो उसमें कहा है लिस्टेड, देखिए 2 मिनट मुझे यहां पर फोकस करना है। कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जिसकी कोई भी सिक्योरिटी लिस्टेड हो। क्या बोला मैंने? ऐसी कंपनी जिसकी कोई भी सिक्योरिटी लिस्टेड हो, कोई भी सिक्योरिटी लिस्टेड हो। देखिए मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, येलो में भी किया हूं। सर इसका मतलब क्या? अब आप मुझे मालूम नहीं आपको पता है या नहीं, लेकिन आज आपको पता चलेगा। अगर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, अब कॉमन सेंस से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर्स तो लिस्ट नहीं हो सकते होंगे, तो फिर वो प्राइवेट कैसे रही? लेकिन ऐसा तो हो सकता है ना कि एक प्राइवेट कंपनी के डेट सिक्योरिटीज लिस्टेड है कोई स्टॉक एक्सचेंज पर। तो गाइस अगर ऐसी कोई प्राइवेट कंपनी के डेट भी अगर लिस्टेड है तो वो कंप्लायंस पर्पस के लिए एक लिस्टेड कंपनी मानी जाएगी अंडर कंपनीज एक्ट 2013। बताइए कितना क्लियर हो गया? श्योर अबाउट दिस। देखिए मैं यहां पे अंडरलाइन कर रहा हूं, अगर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसके डिबेंचर्स लिस्ट फॉर एग्जांपल लिस्टेड है, तो कंपनीज एक्ट पर्पस के लिए इट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ अ लिस्टेड कंपनी। तो ये आपका एक जो नोशन होता था कि भैया लिस्टेड अगर है ना तो वो तो पब्लिक ही रहता है, प्राइवेट कंपनी थोड़ी लिस्ट हो सकती है। सही बात है, प्राइवेट कंपनी शेयर्स के रिलेटेड नहीं हो सकती, लेकिन डिबेंचर के रिलेटेड अगर उसके डिबेंचर अगर लिस्टेड है तो फिर हम कंप्लायंस हद के कंपनीज एक्ट के हद तक उसे कह सकते हैं कि इट इज अ लिस्टेड कंपनी। क्लियर? श्योर अबाउट दिस। अब आप कहेंगे सर आपने ये क्यों समझाया यार? देखिए कंपनीज एक्ट का बीच में लाने का क्या जरूरत है, कुछ भी लाता है क्या? तो ये देखिए, ये यहां से यहां तक मैंने आपको क्या बोला, कंपनीज एक्ट। ये क्यों बोला थोड़ा ध्यान से देखिए। लेकिन रूल कहता है कि आपके एलओडीआर रेगुलेशन में लिस्टेड एंटिटी वर्ड यूज हुआ है।
इंस्टेड ऑफ लिस्टेड कंपनी। क्या कहना चाह रहा था मैं, आपको समझ में आ रहा है? आपके रेगुलेशंस में लिस्टेड एंटिटी वर्ड यूज हुआ है इंस्टेड ऑफ लिस्टेड कंपनी। क्लियर है? अब आपको अगर सर इस मतलब ये शब्द जो है वो चेंज हो गया ना, यहां पर एंटिटी यूज किया है और कंपनीज एक्ट में कंपनी है। हाँ सर एक मिनट, ऐसा क्यों? अगर आपने एंटिटी वर्ड यूज किया तो उसके अंदर कंपनी तो आएगा ही आएगा, कंपनी के साथ साथ बॉडी कॉर्पोरेट मतलब कॉर्पोरेशंस मतलब कौन से मतलब स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस भी अब आ जाएंगे। ओके सर, इसका मतलब इन शॉर्ट आप ये बोलना चाह रहे हो कि एलओडीआर सिर्फ कंपनी नहीं लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस पर भी लागू है। यस सर, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन मतलब ऐसी कंपनीज जो कोई स्पेसिफिक एक्ट के थ्रू एस्टैब्लिश हुई है। क्लियर? तो ये पॉइंट जो है बहुत अच्छी तरह समझना है। कंपनीज एक्ट में बोला है लिस्टेड कंपनी, लेकिन एलओडीआर में जानबूझ से कौन सा वर्ड यूज किया है? लिस्टेड कंपनी वर्ड यूज किया है या लिस्टेड एंटिटी वर्ड यूज किया है? लिस्टेड एंटिटी वर्ड यूज किया है। और एंटिटी का मतलब है उन्हें दो चीजें कैप्चर करनी थी, कंपनी भी कैप्चर करनी थी और बॉडी कॉर्पोरेट या कॉर्पोरेशन भी कैप्चर करना था। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? एकदम अच्छी तरह से समझ में आ रहा है हर चीज। अब जबकि आपको यह पता चल गया कि एलओडीआर क्या है, आपको यह पता चल गया कि एलओडीआर क्यों आया, आपको यह पता चल गया कि एलओडीआर के ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको यह पता चल गया कि ये कब आया, कैसे आया, इसका बैकग्राउंड क्या है, तो अब हम देखते हैं इस एलओडीआर का ओवरव्यू। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर टोटल 12 चैप्टर्स है। आप देख सकते हैं यहां पर चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 10 11 12, तो टोटल 12 चैप्टर्स हैं। टोटल 12 चैप्टर्स हैं एलओडीआर में। एलओडीआर 2015 का हमारा जो रेगुलेशन है इसमें टोटल 12 चैप्टर्स हैं। और आप देख सकते हैं कि चैप्टर के सामने यहां पर चैप्टर के सामने चैप्टर 1 में डेफिनेशन है जिसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रेगुलेशन है। चैप्टर 2 में सिर्फ एक ही रेगुलेशन है, रेगुलेशन 4। चैप्टर 3 में रेगुलेशन 5 से लेकर रेगुलेशन 14 तक है। चैप्टर 4 में रेगुलेशन 15 से लेकर 48 तक है और ऐसे ही सो फोर्थ। तो टोटल अगर आप देखेंगे तो इसमें 103 रेगुलेशंस है। टोटल कितने हैं? 12 चैप्टर है और ये 12 चैप्टर क्या है, तो टोटल 103 रेगुलेशंस को 12 चैप्टर्स में डिवाइड किया हुआ है। क्या आपको ये समझ में आ रहा है? श्योर अबाउट दिस? सर आप अभी मतलब बोलना क्या चाह रहे हो कि ये रेगुलेशंस क्या हमें इतने सारे लर्न करने हैं? नहीं, आपको ये कोई इतना सारा लर्न नहीं करना है। मेरे को ये बोलना है कि हम जो ये पार्ट अभी कर रहे हैं इसमें हम लोग, ये जो हमारा पार्ट 1 चल रहा है इसमें हम चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कवर करेंगे। क्लियर है? इसके बाद वाले वीडियो में जो कि रहेगा पार्ट 2, उसमें हम चैप्टर 3 को कवर करेंगे और उसके बाद हम 2 वीडियोस बनाएंगे, पार्ट 3 एंड पार्ट 4, जिसमें मैं पूरे चैप्टर 4 को कवर करूंगा। चैप्टर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। और आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा रेगुलेशन जो है वो इधर ही है। यस और नो? सर इसका मतलब आपने जो स्टार्ट में कहा था कि आप पहले 4 वीडियोस बनाने वाले हो पूरे एलओडीआर रेगुलेशंस पर, वो ये ऐसे रहने वाला है। यस, अभी जो मैं ये वीडियो आपको समझा रहा हूं ये चैप्टर 1 और 2 भी अभी मैं करूंगा। पार्ट 2 में हम चैप्टर 3 करेंगे और पार्ट 3 और 4 2 वीडियोस लगेंगे हमें पूरे चैप्टर 4 को समझने के लिए। सर व्हाट अबाउट चैप्टर 5 से लेकर आगे? तो हमारे एकेडमिक में एग्जाम पर्सपेक्टिव से हमारे सिलेबस में 5th 6th और उसके आगे के चैप्टर्स नहीं है। इनफैक्ट आप अगर अपने मॉड्यूल को खोलकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो मैं ये वीडियोस में इतना, ये 4 वीडियोस में जितना कवर करने वाला हूं भैया उतना भी नहीं है।
आप समझ रहे हैं, उतना भी नहीं है। मैं बहुत इन डेप्थ कवर कर रहा हूं, तो थोड़ा सा समझ लीजिए कि हमें अगर एलओडीआर रेगुलेशंस को समझना है तो हमें 4 चैप्टर्स पर पहले फोकस देना है। फर्स्ट 4 जो चैप्टर्स हैं उस पर हमें सबसे ज्यादा फोकस देना है। अगर मैं 2 मिनट आपको चैप्टर्स भी समझाऊं तो चैप्टर 1 पहले आपका डेफिनेशन है, उसके बाद चैप्टर 2 आपको कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में बताएगा जो ऑब्वियसली हर एक लिस्टेड एंटिटी को कंप्लाई करना है। कुछ ऐसे डिस्क्लोजर्स और कुछ ऐसे ऑब्लिगेशंस पर हम चर्चा करेंगे जो आप देख सकते हैं सिर्फ एक सिंगल रेगुलेशन है, रेगुलेशन 4, जो हर एक लिस्टेड एंटिटी को लागू करता है। चैप्टर 3 इज अ कॉमन ऑब्लिगेशन फॉर ऑल लिस्टेड एंटिटीज, ये सबको फॉलो करना है। हर एक लिस्टेड एंटिटी, कोई भी लिस्टेड एंटिटी हो, सबको चैप्टर 3 करना है, मतलब करना है। उसको रेगुलेशन 5 से लेकर रेगुलेशन 14 कंप्लाई करने ही है। और चैप्टर 4 अब सबको लागू नहीं करना, सिर्फ वही एंटिटीज को करना है जिनकी स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज लिस्टेड है, जिनकी स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज लिस्टेड है। अब आप बोलेंगे सर ये स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज क्या होता है? देखिए अभी हम चैप्टर 4 पर नहीं है, लेकिन आपको चाहिए तो मैं शॉर्ट में बता दूं। इक्विटी शेयर्स एंड कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, अगर तुमने ये लिस्ट कराया है तो तुम्हें चैप्टर 4 लागू हो जाएगा। बताइए कितना क्लियर हो रहा है? अच्छा सर 1 मिनट, मतलब अगर मेरा डिबेंचर लिस्टेड है तो तेरे को चैप्टर 4 लागू नहीं होएगा। अच्छा सर मेरे को कन्वर्टिबल डिबेंचर मैंने लिस्ट किया है तो चैप्टर 4 आप पे लागू हो जाएगा। सर चैप्टर 4 लागू हो जाएगा, इसका मतलब मुझे रेगुलेशन 15 से लेके 48 तक पूरा जो कंप्लाई करना है। यस। अच्छा सर 1 मिनट, अब मैं मतलब कुछ भी लिस्ट किया तो मुझे पहले 3 चैप्टर तो कंप्लाई करने ही है। यस सर, इसका मतलब रेगुलेशन 1 से लेके रेगुलेशन 14 तक तो समझ लीजिए मुझे कंपलसरी है। यस, पूरा कंपलसरी है। अच्छा मतलब चैप्टर 4 डिपेंड करता है कि आपकी लिस्टेड एंटिटी ने क्या स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज लिस्ट करे हैं। यस, और स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज के अंदर क्या आता है? इक्विटी शेयर्स और कोई भी ऐसा जो कन्वर्टेबल सिक्योरिटी हो। फिर वो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर हो सकता है, वो कन्वर्टेबल डिबेंचर हो सकता है, दैट डज नॉट मैटर। बताइए क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? तो आपको समझ में आ गया कि मैं जो 4 पार्ट्स बना रहा हूं वो कैसे बना रहा हूं और वो किस पर बनेंगे। श्योर? सर 2 मिनट आप चैप्टर्स बता दीजिए। चैप्टर 5 है उनको जो नॉन कन्वर्टेबल डेट या नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करना चाहते हैं। चैप्टर 6 अगेन वैसे हैं जिनका नॉन कन्वर्टेबल डेट, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, लेकिन यहां पर एंड दे ऑल्सो हैव स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। मतलब आप समझिए, आप ये जो है मैं आपको ऐसा बोलूं, चैप्टर 6 इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ चैप्टर 4 प्लस चैप्टर 5। अरे यस और नो? बिकॉज चैप्टर 4 सेज ओनली दोज जिनका स्पेसिफाइड सिक्योरिटी है। चैप्टर 5 बोलता है ओनली दोज जिनका नॉन कन्वर्टेबल है। चैप्टर 6 बोलता है वो जिनका स्पेसिफाइड भी है और नॉन कन्वर्टेबल भी है। So chapter 6 is like, if you fall under category 4 also and if you fall under category 5 also, then automatically you have to comply with chapter 6 also. Clear? Sure about this? Chapter 7 is for those who are going for listing of IDR, that is Indian Depository Receipts. अब Indian Depository Receipts क्या होता है? एक फॉरेन कंपनी जब हमारे यहां पर इंडिया में NSE या BSE पर जब रिसीट्स इशू करता है तो हम कहते हैं IDR, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स। अब मैं आपको बता दूं, दुखद है हमारा कि ऑब्वियसली हमारी तो हजारों कंपनियां बाहर जाकर जो है दूसरे देशों के स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हुई है, लेकिन फॉरेन कंपनी इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पर आकर लिस्ट हुए ऐसा ऑब्वियसली बहुत रेयर है। आप समझ गए होंगे फॉर ऑब्वियस रीजंस। तो आज तक हमारी हिस्ट्री में सिर्फ एक ही है जिसने IDR इशू किया है और वो है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, ये एक ही है जिसने आज तक IDR इशू किया है। इसके अलावा आज तक किसी ने IDR इशू नहीं किया है।
तो सर ऐसा समझ लें कि ये जो रेगुलेशन है सिर्फ उसको ही फॉलो करना है। यस, और कोई भी नहीं है। देयर इज ओनली वन एंटिटी विच हैव इशूड आईडीआर टिल नाउ। क्लियर। चैप्टर 8 अगर आप देखेंगे तो सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट्स पर है। चैप्टर 9 इज जिन्होंने अपने म्यूचुअल फंड्स है, जिन्होंने यूनिट्स जब लिस्ट कर रहे हैं उसके लिए है। तो यहां पर चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 9 आपको समझ में आ गया कि इट इज चैप्टर 1 डेफिनेशन, चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स हैं जो सबको फॉलो करने हैं, चैप्टर 3 आर सम ऑब्लिगेशंस फॉर ऑल लिस्टेड एंटिटी, चैप्टर 4 ऐसे जो स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज है, चैप्टर 5 जो नॉन कन्वर्टेबल है, चैप्टर 6 जिनका स्पेसिफाइड भी है और नॉन कन्वर्टेबल भी है, चैप्टर 7 आईडीआर, चैप्टर 8 सिक्योरिटीज डेट इंस्ट्रूमेंट्स, चैप्टर 9 म्यूचुअल फंड। तो ये 9 चैप्टर्स जो है एक तरह से आप देखेंगे कंपनी पर लागू होता है। आप थोड़ा ध्यान से देखिए चैप्टर 10 और 11, चैप्टर 10 और 11 स्टॉक एक्सचेंज पर लागू होता है। मतलब एक तरह से ये 2 चैप्टर्स में स्टॉक एक्सचेंज ने क्या क्या करना चाहिए उसके बारे में बताया है, उसके बारे में उन्होंने बताया है कि स्टॉक एक्सचेंज ने क्या क्या करना चाहिए। और चैप्टर 12 जो है आप देख सकते हैं मिसलेनियस कैटेगरी। क्लियर अबाउट दिस? सबको समझ में आया एकदम अच्छी तरह से? पूरी आइडिया आपको क्लियर हो गई कि हमारे जो है वो टोटल 12 चैप्टर्स हैं एलओडीआर में और कैसे इसकी एप्लीकेबिलिटी होगी, हम कैसे समझने वाले हैं। आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लग रहा है, चैप्टर में इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट दिस चैप्टर। नाउ तो 2 मिनट में आपको चैप्टर का डेफिनेशंस और ये वाला पार्ट जो है, डेफिनेशन वाला पार्ट जो है, मैं ये खत्म कर रहा हूं। तो यहां पर देखिए क्लियर लिखा है, द रेगुलेशंस अप्लाई टू लिस्टेड एंटिटी हु हैज लिस्टेड एनी ऑफ द डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। सो द एप्लीकेबिलिटी दैट इज रेगुलेशन 3 क्लियरली स्टेट्स कि कोई भी लिस्टेड एंटिटी का अगर डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी है, तो अगर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी है, तो उसको ये एलओडीआर एप्लीकेबल हो जाएगा। मैं एक बार फिर से बता दूं, आप अगर एक लिस्टेड एंटिटी हैं और आपको मालूम है कि एंटिटी का मतलब कंपनी भी आ जाता है उसमें और कॉरपोरेशन भी आ जाता है, सेकंड recognized stock exchange, थर्ड लिस्टेड है, फोर्थ डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज। सर डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज क्या रहता है वो तो बताओ। बताता हूं, पहले ये क्लियर हो गया। लिस्टेड एंटिटी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर अगर अपनी कोई डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज को लिस्ट करती है तो समझ लीजिए कि एलओडीआर आपके सिर पर आ जाएगा। अब आप कहेंगे सर डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज का मतलब क्या? तो डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज का मतलब ऑब्वियसली अभी हमने देखा हर चैप्टर जितने भी वो सब जो है वो सब इसमें आ गया। अगर आप देखेंगे एक 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 कर तो सबसे पहले आपका आ जाता है स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। अब आपको मालूम है कि स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज का मतलब क्या? स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज का मतलब है इक्विटी प्लस कन्वर्टेबल। यस और नो? हमने अभी ही चैप्टर को लाइन से देखा। फिर आता है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स या नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंसेस या परपेचुअल डेट या परपेचुअल नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंसेस। तो इसका मतलब यहां पर आ गया आपका इक्विटी और कन्वर्टेबल वाला पार्ट, यहां पर आ गया नॉन कन्वर्टेबल वाला पार्ट, ये आपका आ गया आईडीआर, ये है सिक्योरिटीज डेट इंस्ट्रूमेंट्स। अगर आपको मालूम है सरफासी एक्ट जो हम बोलते हैं, यस सरफासी एक्ट, सिक्योरिटीज डेट इंस्ट्रूमेंट्स, जो लोन होते हैं हम उसको असेट पूल में एक एसपीवी व्हीकल में ट्रांसफर कर देते हैं और फिर वो एसपीवी व्हीकल जो है वो रिसीट्स इशू करता है। तो वो सिक्योरिटीज डेट इंस्ट्रूमेंट्स अगर है, कोई ऐसी सिक्योरिटी रिसीप्ट्स है, म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स है और एनी अदर सिक्योरिटी अगर सेबी फ्यूचर में कुछ डालना चाहे तो ये सब के सब आ जाता है डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज में। आई बात समझ में? सर अब क्लियर ही है ना, समझ में आ गया? क्योंकि ये आपने अपने चैप्टर में बता दिया था। मतलब इसमें से अगर मैंने कुछ भी
लिस्ट किया तो मुझे ये एलओडीआर आ जाएगा। यस, ये देखो, इसलिए तो मैंने बोला था यहां पर आप देख सक रहे हैं, ये देखो समझने वाली बात है। ये देखो, ये तो चैप्टर 3 तो सबको है, अगर आपका स्पेसिफाइड है तो चैप्टर 4, नॉन कन्वर्टेबल है तो चैप्टर 5, अगर स्पेसिफाइड और नॉन कन्वर्टेबल दोनों है तो चैप्टर 6, आईडीआर है तो चैप्टर 7, सिक्योरिटाइज्ड डेट है तो चैप्टर 8, म्यूचुअल फंड है चैप्टर 9। जिसका मतलब क्या हो रहा है कि इसमें से अगर आपने कुछ भी लिस्ट कर रहे हो तो आपको एलओडीआर का कोई ना कोई चैप्टर तो लग ही रहा है। तो इसीलिए तो हमने यहां पर कहा किया सब सिक्योरिटीज को क्या बोल दिया, डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी। मतलब इनमें से अगर आपने कुछ भी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट किया है तो आपको एलओडीआर लागू हो जाएगा। क्लियर है एवरीबडी? यहां पर क्यों ऐसा, तो यहां पर रेगुलेशन 3 क्लियर कहता है कि एलओडीआर किस पर लागू हो जाएगा, अगर एक लिस्टेड एंटिटी है और इनमें से कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर उसने लिस्ट किया है तो उस पर रेगुलेशन 3 लागू हो जाएगा। इसीलिए पहले डेजिग्नेटेड की डेफिनेशन देख ली, डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज की डेफिनेशन देख ली। क्लियर? तो यहां पर देखिए मैंने सब डेफिनेशंस को लाइन में लगा दिया है। डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी की डेफिनेशन अब आपको एकदम क्लियर है, स्पेसिफाइड, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, परपेचुअल, आईडीआर, सिक्योरिटीज, म्यूचुअल फंड्स एंड एनी अदर। ये पूरा का पूरा अगर इनमें से एनी वन इफ यू हैव लिस्टेड, में आप भी इरिटेट हो रहे होंगे कितनी बार बोल रहा है ये, वेरी इंपॉर्टेंट यार, लर्न करना है। एनी वन अगर लिस्टेड है तो LODR 2015 विल बी एप्लीकेबल। लिस्टेड एंटिटी मैंने आपको पहले बता दिया, एन एंटिटी विच हैज लिस्टेड एनी डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज under the scheme managed in accordance with the agreement entered between the entity and the stock exchange, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लिस्टेड एंटिटी। और आपको मालूम है मैंने पहले बता दिया था स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज का मतलब सिर्फ इक्विटी शेयर एंड कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, इक्विटी शेयर्स एंड कन्वर्टेबल वाला पार्ट, उसको हम बोलेंगे स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। तो एलओडीआर की एप्लीकेबिलिटी तो डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज में से कोई भी हो तो लग जाएगा, स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज है तो ऑब्वियसली आप पर चैप्टर 4 जो है वो खास कर लगेगा। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस एवरीबडी? रिलेटेड पार्टी और रिलेटिव की डेफिनेशन इज एज डिफाइंड इन सेक्शन 276 क्लॉज एंड 77। और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का मतलब है रिसोर्स सर्विस ऑब्लिगेशन, एक लिस्टेड एंटिटी और उसके रिलेटेड पार्टी में हो, फिर पैसा मिले या ना मिले, और ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन अगर होता है तो हम उसे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कहेंगे। रिलेटेड पार्टी पर एक अलग से रेगुलेशन है गाइस, तो जब वो होगा ना उसको हम इन डेप्थ देखेंगे। इतना समझना कि ये डेफिनेशन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर म्यूचुअल फंड यूनिट्स व्हिच आर लिस्टेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज। तो इतना याद रखना कि दीज आर नॉट एप्लीकेबल फॉर म्यूचुअल फंड्स व्हिच आर लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। क्लियर? तो चैप्टर 1 जो हमारा डेफिनेशन था वो यहां पर मैंने पूरा अच्छी तरह से आपको कवर किया, आपको करवाया। आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आया, एप्लीकेबिलिटी समझ में आई। आई रेकमेंड आप चाहिए तो उसको पॉज कीजिए, वीडियो को रिवर्स कीजिए, अच्छी तरह से एक बार देखिए, देख कर अपने नोट्स बना लीजिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्टार्ट मेकिंग नोट्स। अब चैप्टर 2 जैसे मैंने आपको बताया, इट इज सम प्रिंसिपल्स रिगार्डिंग द डिस्क्लोजर एंड ऑब्लिगेशंस। These are some general principles and you know that it is applicable to all the listed entities. यहां पर मैंने आपको क्लियर लिखा है, this chapter is applicable to all the listed entities irrespective कि तुमने कौन सी सिक्योरिटी को लिस्ट किया है। ये सबको एप्लीकेबल है, ये चैप्टर सबको एप्लीकेबल है, भले ही आपने कोई भी सिक्योरिटी लिस्ट करी हो। तो क्या है इस चैप्टर में, बेसिक क्या बातें हुई है। So the listed entities shall make the disclosures and abide by the obligations as per the following principles. अब ये क्या प्रिंसिपल्स हैं, ध्यान से देखना है। मैं आपके सामने सब एकदम सिंपल बताया, जनरल प्रिंसिपल्स के बारे में बताया हुआ है। और अगर आप समझ रहे होंगे कि ये हमारा जो है ये है रेगुलेशन नंबर 4। अगर आपको मालूम है कि चैप्टर 2 में सिर्फ और सिर्फ एक ही रेगुलेशन है, रेगुलेशन नंबर 4। तो ये हमारा रेगुलेशन 4 हम सीख रहे हैं। सबसे पहले वो कहता है कि आपके हर एक डिस्क्लोजर्स जो हैं वो एज पर एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होने चाहिए, एज पर एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होने चाहिए। सेकंड, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमेशा
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इंप्लीमेंट करते हुए इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स होना चाहिए। यहां पर ये जैसे हम बोलते हैं ना फ्रेज, इन लेटर एंड स्पिरिट। इन लेटर एंड स्पिरिट का मतलब ऐसा फॉलो करें ट्रू एंड फेयर, जो शेयर होल्डर के हित में हो, जो शेयर होल्डर के बेनिफिट में हो। जो भी डिसीजन लेने में शेयर होल्डर को इजी जाता है, जो भी आपको लगता है कि ये मटेरियल है, वो आपने डिस्क्लोज कर देना चाहिए। यस, फिर आपको वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोले या ना बोले, इफ आपको लगता है ये स्टेक होल्डर के लिए इंपॉर्टेंट है, मटेरियल है, आप बता दीजिए। तो पहला क्या कहता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करें। सेकंड क्या कहता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर कर बनाएं। थर्ड, हर साल अपना ऑडिट एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर से करवाएं। यस। फोर्थ, कभी भी कोई मिस रिप्रेजेंटेशंस ना करें, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन ना दें, झूठ ना बोलें। नेक्स्ट, सही से और टाइमली इंफॉर्मेशन दें, किसको, स्टॉक एक्सचेंज को और इन्वेस्टर्स को। तो आप देख सकते हैं जैसे हमारे पेरेंट्स हमें कुछ प्रिंसिपल सिखाते हैं, कुछ वैल्यूज सिखाते हैं, ऐसा एक स्टॉक एक्सचेंज ने में जब एक कंपनी लिस्ट होती है तो सेबी ने यहाँ पर कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स बनाए हैं कि भैया झूठ नहीं बोलना है, इंफॉर्मेशन समय से देना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट में बनाना है। अच्छा, जो भी इंफॉर्मेशन है उसे फटाक से डिसेमिनेट करना है, और जब वो आप डिसेमिनेशन करते हो, मतलब सर्कुलेट करते हो, तो वो एडिक्वेट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, टाइमली होना चाहिए और सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए जो एक कॉमन मैन समझ सके। रूल कहता है इवेंट बेस्ड फाइलिंग्स जो होती है या पीरियोडिकल फाइलिंग्स होती है, मैंने आपको स्टार्ट में बताया, कुछ वन टाइम होती है, कुछ हाफ ईयरली होती है, क्वार्टरली होती है। ये फाइलिंग्स जो है उसमें सब इंफॉर्मेशन होती है। ये फाइलिंग्स इन्वेस्टर को हेल्प करता है कि आपकी कंपनी कैसे काम कर रही है, क्या आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो ये सब फाइलिंग्स को भी बराबर से करें। ये मैंने पहले पढ़ लिया है कि हर प्रिंसिपल सब एंटिटीज को एप्लीकेबल है। आगे अगर हम देखेंगे ये प्रिंसिपल्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये प्रिंसिपल्स क्यों दिए गए थे, तो सिंपल और कॉमन सेंस है, शेयर होल्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए, शेयर होल्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रिंसिपल्स बने गए हैं। सेकंड, हर इंफॉर्मेशन टाइमली और एक्यूरेट जाए, कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी ना हो जो एक्यूरेट नहीं है। थर्ड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छी तरह से निभाना चाहिए। जो भी उन्हें ड्यूटीज दी गई है, जो भी उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई है विद रिस्पेक्ट टू डिस्क्लोजर, विद रिस्पेक्ट टू कंप्लायंसेस, विद रिस्पेक्ट टू देयर फंक्शंस, वो सब बराबर से फॉलो करें। शेयर होल्डर को जब भी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए उसे टाइमली दें। सब शेयर होल्डर्स को सही में इक्वल ट्रीट करें। माइनॉरिटी है उसको पूछे बिना आपने डिसीजन ले लिया, या आपने ऐसा डिसीजन लिया जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के हित में ना हो, दैट इज नॉट राइट। फॉरेन शेयर होल्डर्स को इग्नोर कर देना, दैट इज नॉट राइट। सो हर शेयर होल्डर, वो माइनॉरिटी हो या फॉरेन हो, इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। यस और नो? एंड recognize the rights of the stakeholders and encourage cooperation between the listed entities and stakeholders. Make sure there is a proper whistleblower mechanism, and I hope you know what is a whistleblowing. Whistleblower is one person जो कंपनी में अगर गड़बड़ी चलती है तो वो जो है उसको लगता है कि अगर वो जाकर मैनेजमेंट को बताएगा तो मैनेजमेंट उस इशू को दबा देगा, और इसी वजह से विसल ब्लोअर होता है जो डायरेक्टली रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास जाकर कंप्लेन करता है और उन्हें बताता है कि सर कंपनी के अंदर ऐसा ऐसा चल रहा है जो पब्लिक को नहीं पता है। तो उसके रिलेटेड आप एक प्रॉपर मैकेनिज्म बताइए, रिड्रेसल मैकेनिज्म उसके रिलेटेड बताना है, और कल जाकर उसको कोई हार्म ना हो या उसको जॉब से ना निकाल दिया जाए या वो ब्लैकलिस्ट ना हो जाए, उसके रिलेटेड आपको कुछ रूल्स बनाने हैं। सो ये कुछ प्रिंसिपल्स है। रूल कहता है, याद रखें, अगर कोई भी एम्बिग्विटी आती है बिटवीन प्रिंसिपल एंड द रेगुलेशंस, तो याद रखना द प्रिंसिपल्स विल प्रिवेल। आगे आने वाले रेगुलेशंस और यहां पर जो लिखे प्रिंसिपल्स हैं उसमें अगर आपको कभी भी लगता है कि क्लैश है, एम्बिग्यूटी है, नहीं समझ रहा है, या उन रेगुलेशंस में अगर कुछ दिक्कत आ रही है समझने का, इंटरप्रिटेशन का, तो ऑलवेज द प्रिंसिपल्स दैट यू शुड फॉलो। श्योर अबाउट दिस एवरीबॉडी। तो यहां पर चैप्टर 2 का रेगुलेशन 4 और चैप्टर 1 के डेफिनेशंस, जिसमें रेगुलेशन 1, 2 और 3 है, वो हमने यहां पर खत्म किया। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। कीप सपोर्टिंग एंड दिस इज व्हाट इट इज। एकदम अच्छी तरह से पूरा बैकग्राउंड ओवरव्यू और ऑब्जेक्टिव्स, इंट्रोडक्शन को अच्छी तरह से ध्यान से समझ लीजिए। 2 बार 3 बार वीडियो देखिए और नोट्स बना लीजिए। पार्ट 2 में हम लोग
हमारा जो थर्ड चैप्टर है उसके ऊपर जाएंगे, विच इज अ कॉमन ऑब्लिगेशन फॉर ऑल द लिस्टेड एंटिटीज। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू।